हेलो बच्चों, स्वागत है आपका देसवाल कॉमर्स क्लासेस में। बच्चों, फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने अकाउंटिंग के बारे में सीखा था कि हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं। कुछ अकाउंटिंग की बेसिक टर्म्स भी हमने स्टार्ट कर दी थी। बच्चों, आज के भी लेक्चर में हम बची हुई अकाउंटिंग की टर्म्स लेके आए हैं। इस लेक्चर में हम सीखेंगे बाकी अकाउंटिंग की टर्म्स क्या होती है, डिस्काउंट क्या होता है, कितने टाइप का होता है, एक्रूअल बेसिस क्या होता है, राइट, एक्रूअल, आउटस्टैंडिंग, एडवांस, प्रीपेड, ये बहुत सारी टर्म्स के बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, बने रहिएगा एंड तक और जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। चलिए बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टर्म जिसका नाम है डिस्काउंट। बात करेंगे डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट होता क्या है बच्चों? आपने डिस्काउंट वर्ड पहले सुना है कभी? हाँ सर, ये तो हम डेली सुनते हैं सर। जब भी हम कहीं खरीदने के लिए कुछ सामान जाते हैं जहां पर हमें हैवी डिस्काउंट मिलता है, हम हमेशा वहीं से खरीदते हैं। यस बच्चों, यस, मैं उसी डिस्काउंट के बारे में बात कर रहा हूं। आप बताओ मुझे कि उस डिस्काउंट के बारे में जब आप देखते हो वहां पर जिस डिस्काउंट लगा हुआ है और उस डिस्काउंट को देख के आप उस दुकान में या उस मॉल में या उस शोरूम में एंट्री लेते हो। ओके बच्चों, अब वो जो डिस्काउंट आपको दिया जाता है वो डिस्काउंट कौन सा डिस्काउंट होता है? क्या उस डिस्काउंट को वो दुकान वाला लिखेगा अपने यहाँ या नहीं? क्या वो डिस्काउंट उस दुकान वाले का लॉस होगा या नहीं? बच्चों, ये सारी चीज समझेंगे अभी हम इस एक बहुत अच्छे से एग्जांपल के साथ। क्या डिस्काउंट के भी टाइप्स होते हैं या नहीं? चलो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो, मान लो आप सारे लोग खुद को एज्यूम करेंगे। मान लो आप एंट्री लेते हो इस दुकान में और इस दुकान में क्लियर लिखा हुआ है कि इस पर डिस्काउंट कितना है बच्चों? इस पर डिस्काउंट है 50%, यानी 50% ऑफ लिखा हुआ है। ये क्लियर आपको दिख रहा है बच्चों, ठीक है? अब बताओ मुझे कि ये जो एक शर्ट है ये आपको पसंद आ जाती है और बच्चों इस शर्ट की जो कीमत है, ये इसकी कीमत है ₹2000। कैसे पता चला? इस पे एक टैग लाइन है और उस टैग लाइन पे कितना लिखा हुआ है? ₹2000। ठीक है बच्चों, ओके। अब मुझे ये बताओ कि ये जो डिस्काउंट ये लिखा हुआ है यहां पर, ये जो डिस्काउंट है 50%, ये आपको बाहर से ही दिख रहा था? क्या आपको ये 50% डिस्काउंट दिखता नहीं तो क्या आप इस दुकान में एंट्री लेते? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। हम तो इसी से अट्रैक्ट हुए हैं। तो बच्चों, जो डिस्काउंट कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए दिया जाता है उसका नाम होता है ट्रेड डिस्काउंट। तो बच्चों, इस डिस्काउंट के पार्ट्स होते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट कौन सा है साहब? फर्स्ट है सर ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट। सर ट्रेड डिस्काउंट में हमें क्या लिखना है, कैसे समझना है? जो डिस्काउंट कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए दिया जाता है जिससे कि सेल बढ़े, उसे बोलते हैं हम ट्रेड डिस्काउंट। तो ये जो 50% जो लिखा आप देख रहे हो, ऐसे जहां जहां आप लिखा हुआ देखते हो किसी भी दुकान में, किसी भी मॉल में, किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में, वो सारे के सारे डिस्काउंट कौन से होते हैं बच्चों? वो ट्रेड डिस्काउंट होते हैं। और बच्चों, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है। क्यों नहीं होती है मैं आपको बताता हूं। अब आपने क्या किया, ये शर्ट निकाल ली यहां से और निकाल के आप कहां पहुंचे? कैश काउंटर पे जाते हैं। आप मुझे बताओ कि ₹2000 इसके किस पे लगा हुआ है? टैग पे लगा हुआ है। आप दुकान वाले को कितना पे करके आएंगे? जल्दी से कमेंट करके बताइए। मैं सबकी कमेंट देख रहा हूं और आप लोग बच्चों, आप लोग भी आंसर दीजिए कि जो ये डिस्काउंट 50% डिस्काउंट है, टैग पे ₹2000 लिखे हुए हैं शर्ट के, आप दुकान वाले को कितना रुपया दे के आओगे? बताइए जल्दी से। सर ₹2000 का 50% ऑफ है तो 2000 का 50% 1000 हो गया। हम इसमें से 1000 कम करेंगे और 1000 कम करने के बाद में हम ₹1000 उसे दे के आएंगे। तो ये जो 1000 आपने कम किया, इसी डिस्काउंट को बोलते हैं हम ट्रेड डिस्काउंट, TD। यानी आप उस दुकान वाले मालिक को कितने रुपए दे के आएंगे? कैशियर को, जो कैश काउंटर पर बैठा होगा, ₹1000। क्यों? क्योंकि 2000 का 50% आपको क्या मिल गया बच्चों? ऑफ मिल गया। इट इज क्लियर? इसे बोलते हैं हम ट्रेड डिस्काउंट। अब सुनो बच्चों, अब क्या होता है, यहां से आगे कहानी सुनो। ₹1000 उस दुकान वाले ने आपको बता दिए कि लाइए ₹1000 दीजिए सर, ठीक है? अब आपने पॉकेट में हाथ डाला, आपने कहा हमारे पास ₹1000 नहीं है अभी, हम 2-4 दिन बाद दे देंगे आपको, ठीक है? अब क्या होता है, वो दुकान वाला सोचता है कि यार अगर मैंने 2-4 दिन के लिए बोल दिया कि ठीक है जो 2-4 दिन बाद दे देना, और इसने नहीं दिए, ये भाग गया लेके, राइट, तो मैं इसे कहां ढूंढूंगा, राइट? तो दुकान वाला इनसे कहता है
कि देखो एक काम करो सर, आप 1,000 रुपए की जगह आप 50 रुपए और कम दे जाओ, आप 50 रुपीज इसमें से और कम दे जाओ, आप 950 दे जाओ। इसने क्या बोला, इसने दुकान वाले को, अभी दुकान वाले को कितने देने थे बच्चों, 1,000, 1000। अब क्योंकि आप पेमेंट नहीं कर रहे हो तो दुकान वाला क्या बोल रहा है कि आप 50 रुपए और कम दे दो। तो एक 50 रुपए और कम दोगे तो कितने दे दो, 950 दे दो। अब आपने क्या सोचा, यार अगर हम कल देंगे या परसों देंगे, देने तो फिर भी हैं, अगर अभी कैसे भी करके दे देते हैं तो 50 रुपए हमको डिस्काउंट मिल जाएगा, छूट मिल जाएगी, कम का मिल जाएगा ये। यस या नो? आप तुरंत पापा को फोन करते हो, पापा पापा मेरे अकाउंट में पैसे डलवा दो, 50 रुपए की ज्यादा छूट मिल रही है मेरे को, अभी मुझे पेमेंट कर दूंगा तो, समझ में आया, अभी मैं पेमेंट कर दूंगा तो। पापा ने आपको 950 रुपए भेजे, आपने क्या किया, दुकान वाले भैया को पेमेंट कर दिया। आप मुझे बताओ कि ये जो 50 रुपए का डिस्काउंट मिला है, ये वाला डिस्काउंट, क्या ये सबको मिल रहा है या सिर्फ आपको मिला है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। यस सर, ये सिर्फ हमको मिला है, ये सबको नहीं मिला। यस या नो? तो बच्चों इसे बोलते हैं हम कैश डिस्काउंट। ये क्या बोला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसे बोलेंगे हम कैश डिस्काउंट। अब बच्चों एक बात बताओ, दो डिस्काउंट हो गए, एक हो गया ये टीडी ट्रेड डिस्काउंट और एक हो गया ये कैश डिस्काउंट। बच्चों मुझे बताओ कि क्या 1000 रुपीज का ये दुकान का मालिक सबको बेचेगा? हाँ सर बेचेगा, क्योंकि ये तो उसने क्लियर ऑफर लिखा हुआ है 50%, वहां कोई भी लेने के लिए जाएगा सबको वो 50% ऑफ करके देगा। क्या ये कैश डिस्काउंट सिर्फ आपको दिया है क्योंकि वो उधार नहीं बेचना चाहता था और अपने कस्टमर को भी नहीं तोड़ना चाहता था, तो इसने एक्स्ट्रा आपको 50 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, इसे क्या बोलेंगे, कैश डिस्काउंट। तो बच्चों इस 50 रुपए का उसे क्या माना जाएगा, ये उसको लॉस हो गया, ये उसको क्या ट्रीट करेगा, लॉस ट्रीट करेगा। ये क्या ट्रीट करेगा बच्चों, लॉस, क्योंकि सबसे 1000 मिलते लेकिन आपसे उसे कितने मिले, 950, 50 रुपए कम मिले, तो ये इसे लॉस ट्रीट करेगा। लेकिन आप क्या ट्रीट करोगे इसे, जल्दी से बताओ, 50 रुपए को ये तो लॉस ट्रीट करेगा दुकान का मालिक, वहीं आप क्या ट्रीट करोगे इसे, आप इनकम ट्रीट करोगे इसे। समझ में आया बच्चों? तो इसे बोलते हैं हम कैश डिस्काउंट। तो बच्चों डिस्काउंट 2 टाइप का होता है, पहला होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है हमारा कैश डिस्काउंट। तो फर्स्ट हमारा ट्रेड डिस्काउंट और सेकंड हमारा कैश डिस्काउंट। अब सर डेफिनेशन में क्या लिखना है बच्चों, डेफिनेशन में लिखना है कि जो डिस्काउंट कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए दिया जाता है, सेल्स को इंक्रीज करने के लिए दिया जाता है और जो यूनिफॉर्म होता है, सबके लिए एक जैसा होता है, उसे हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन जो डिस्काउंट डेटर को खत्म करने के लिए, तुरंत सेल कैश में करने के लिए, कैश रिसीव करने के लिए, यानी तुरंत कैश में पेमेंट रिसीव करने के लिए दिया जाता है, उसे हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता। क्योंकि अगर आप यहां 1000 की शर्ट लेके जा रहे हो तो आप क्या बोलोगे, हमें शर्ट 1000 की पड़ी है, यही बोलोगे। दुकान वाला भी क्या बोलेगा, हमको भी शर्ट हमने कितने की बेची है, 1000 की बेची है। तो यहां पर सेल्स प्राइस और परचेज प्राइस दोनों ही क्या है, 1000। लेकिन यहां पर सेल्स प्राइस परचेज प्राइस हो चुकी थी, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा और डिस्काउंट मिल गया, तो आप यहां क्या बोलोगे, हमने मुनाफा कमा लिया 50 रुपए का सेल करने के बाद। समझ में आया? तो परचेज प्राइस इसकी कितनी थी, 1000 ही थी, ये परचेज प्राइस है आपके लिए, राइट। लेकिन परचेज प्राइस को भी आपने क्या करवा दिया, कम करवा के कितने का करवा दिया बच्चों, 950 का करा दिया। तो इस कैश डिस्काउंट को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। दुकान वाला एज ए लॉस रिकॉर्ड करेगा और आप एज ए प्रॉफिट रिकॉर्ड करेंगे। समझ में आया बच्चों? चलिए अब हम मूव करते हैं अगले टर्म की तरफ, इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए यस बच्चों, अगला हमारा टर्म है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत अच्छे से इसे समझेंगे बच्चों, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है मेरे प्यारे बच्चों ये वाला पॉइंट। ठीक है, देखेंगे ध्यान से। देखो बच्चों यहां पर क्या लिखा हुआ है, एक बार देखो ध्यान से। लिखा हुआ है साहब, बैड डेट क्या होता है, राइट। बैड डेट क्या होता है, बैड डेट रिकवर क्या होता है, एंड इंस्टॉलमेंट क्या होता है, इंस्टॉलमेंट क्या होता है। ये 3 टर्म्स को हम यहां समझेंगे। यहां बच्चों 3 टर्म्स हैं, पहला बैड डेट, दूसरा बैड डेट रिकवर एंड तीसरा है हमारा
इंसॉल्वेंट, ये 3 टर्म्स हैं और इन तीनों ही टर्म्स को प्यारे से एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ठीक है बच्चों, यहां देखिए ध्यान से, यहां पर आप देख रहे होंगे कि आपको यहां पर 2 लोग दिखाई दे रहे होंगे बच्चों। 2 लोग कौन है सर? यहां पर 2 लोग हैं, एक है यहां पर आलिया भट्ट और दूसरा यहां पर कौन है? ये दुकान का मालिक। सर लोग तो और भी दिखाई दे रहे हैं हमें बहुत सारे, बेटा उनसे हमें काम नहीं है, हमें इन 2 लोगों से ही काम है। समझ में आया? चलिए देखिए ध्यान से, आलिया भट्ट जी क्या कर रही हैं यहां पर? आलिया भट्ट जी पानी पूरी खा रही हैं। क्या कर रही हैं बेटे? पानी पूरी खा रही हैं। ठीक है बच्चों, यहां पर जो आलिया भट्ट हैं ये पानी पूरी इन्होंने परचेज की है, तो ये पेमेंट करेंगी किसको? इस दुकान वाले भैया को। ठीक है, मान लो आलिया भट्ट जी ने जो पानी पूरी खाई है वो 100 रुपए की खा ली, 100 रुपीज की इन्होंने पानी पूरी खा ली। समझ में आया? ओके, अब दुकान वाले भैया ने आलिया भट्ट जी से बोला कि आप 100 रुपए पे करो पानी पूरी खाने के बाद। अब आलिया भट्ट जी को कितने रुपए पे करने हैं दुकान वाले भैया को? जल्दी से बताओ। 100 रुपए पे करने हैं सर। ओके, अब क्या होता है, आलिया भट्ट जी बोलती हैं भैया 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 मैं तो कैश लेके ही नहीं चलती, मैं तो पैसे लेके ही नहीं आई हूं। भैया बोलते हैं मैडम कोई बात नहीं, आप तो आती रहती हो हमारी दुकान पे, कल परसों जब भी आप आओ 100 रुपीज देन आप पे कर देना। समझ में आया बच्चों? तो यहां पर सेल और परचेज कैसी हुई? उधार, ये हम समझ चुके हैं पहले पिछले लेक्चर में, यानी इन्होंने उधार खरीदा और इन्होंने उधार बेचा। समझ में आया? तो बेटे आलिया भट्ट जी के लिए ये कौन हो गए? क्रेडिटर, और इनके लिए आलिया भट्ट जी कौन हो गई? डेटर। ये मैं समझा चुका हूं आपको लास्ट लेक्चर में। ठीक है बच्चों, तो अब देखो आलिया भट्ट जी से कितने रुपए ले सकते हैं? 100 रुपए ले सकते हैं कभी भी, राइट? तो आलिया भट्ट जी इनकी कौन है? डेटर है। अब क्या होता, आगे की कहानी सुनो बच्चों। ये गोलगप्पे खाने के बाद ये जो रोड दिख रहा है ना, ये रोड, आलिया भट्ट जी आगे इस रोड से निकलती ही नहीं है। आलिया भट्ट जी सोचती है कि अब मैं रोड से निकलूंगी तो 100 रुपए मांगेगा भैया, ये निकलती ही नहीं है बच्चों उस रोड से। समझ में आया? आती ही नहीं है। अब बच्चों मुझे बताओ कि जो 100 रुपए थे इस दुकान वाले भैया के, ये क्या हुए? इन आलिया भट्ट जी की नीयत खराब हो गई, 100 रुपए लेके भाग गई है, 100 रुपए दे ही नहीं रही है आलिया भट्ट जी इनको। तो बच्चों बताओ ये 100 रुपए क्या हुए भैया के? भैया के 100 रुपए डूब गए, कभी वापस नहीं मिलेंगे। तो बच्चों जो डेटर पैसे लेके डूब जाता है, जो डेटर पैसे वापस नहीं करता, जो डेटर खरीद के सामान पैसे नहीं देता हमको, पैसे नहीं देता हमको, उस डेटर को बोलते हैं बैड डेट्स, राइट? उस पैसे को बोलते हैं बैड डेट्स। तो यहां पर 100 रुपए का क्या हो गया? बैड डेट हो गया। तो जो डेटर पैसे लेके डूब गया उसे हम बोलेंगे बैड डेट। इट इज क्लियर? अब आगे पॉइंट आता है कि इंसॉल्वेंट क्या होता है। तो देखो बच्चों, कोई भी इंसान पैसे 2 तरीके से नहीं देगा। पहला तरीका, आलिया भट्ट जी की नीयत खराब हो गई, ये अब उसको पैसे देने ही नहीं चाहती है, जानबूझ के क्या करती हैं? जानबूझ के क्या करती है? रास्ता चेंज कर देती हैं। लेकिन दूसरा तरीका, दूसरा ये भी हो सकता है कि अगर आलिया भट्ट जी के पास 100 रुपए ही ना हो, राइट? इनके पास 100 रुपए ही नहीं है, मान लो 100 रुपए की जगह ये 1 लाख होते, 1 करोड़ का सामान होता, तो मान लो किसी पर्सन के पास इतने रुपए ही नहीं है देने लायक, राइट? तो बच्चों जब किसी पर्सन के पास इतने रुपए नहीं है देने लायक, मतलब तो वो अपने घर बार बेच के देगा। सिंपल सी बात है सर। अगर उसका घर बार भी इतने रुपए का नहीं है, घर बार भी अगर वो बेचती हैं आलिया भट्ट जी, तो भी 100 रुपए नहीं जुटा पाती हैं। समझ में आया? तो बच्चों कोर्ट ये बोलता है, इंडियन लॉ ये बोलता है कि देखो किसी भी इंसान से आप पैसे वहां तक मांग सकते हो जब उसके पास कोई भी संपत्ति है। अगर उसके पास कोई भी संपत्ति नहीं है तो वो देगा ही नहीं, दे ही नहीं सकता बेचारा। अगर आप उसे ज्यादा फोर्स करोगे तो वो सुसाइड अटेम्प्ट कर सकता है। इसलिए कोर्ट ने क्या बोला कि देखो भाई, जब किसी डेटर की लायबिलिटीज खत्म हो जाएं, लायबिलिटीज जीरो हो जाएं, तो वो डेटर उस अमाउंट से इंसॉल्वेंट हो जाएगा। समझ में आया? मान लो 100 रुपए की जगह आलिया भट्ट जी के पास जो असेट्स बेच के पैसा निकला वो सिर्फ 50 रुपए निकले, 50 रुपए नहीं निकले, तो आलिया भट्ट जी कितने रुपए से इंसॉल्वेंट हुई? 50 रुपए से इंसॉल्वेंट हुई। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है बच्चों हिंदी में दिवालिया निकल जाना, और दिवालिया घोषित कौन करता है बच्चों? कोर्ट घोषित करता है। तो एक बार अगर कोर्ट ने घोषित कर दिया कि ये इंसान इंसॉल्वेंट हो गया, तो फिर ये दुकान वाले भैया ये इनके सामने होके जाएंगे ना, तो भी पैसे नहीं मांग सकते। समझ में आया? कोर्ट क्यों बोलता है? क्योंकि इनके पास सच में ही नहीं है कुछ भी पैसे देने लायक। समझ में आ गया बच्चों? इंसॉल्वेंट कब होता है पर्सन? क्या होता है इंसॉल्वेंसी? ओके,
अब आता है साहब बैड डेट रिकवर का मतलब क्या होता है। अब ध्यान से सुनिए, आलिया भट्ट जी क्या हो गई थी बेटा, इंसॉल्वेंट हो गई थी या बैड डेट हो गया था यहां पर कितने रुपए का, 50 रुपए का या 100 रुपए का, ठीक है, डूब गया पैसा। अब क्या हुआ यहां पर, सच में दिक्कत क्या थी कि आलिया भट्ट जी के पास पैसे थे ही नहीं बेचारी के पास, इसलिए नहीं दे पा रही थी। लेकिन कुछ दिन बाद क्या हुआ, आलिया भट्ट जी के पास पैसे आ गए, ये तो सोच के बैठे थे कि इनका बैड डेट हो गया, पैसा डूब गया। तो बच्चों पैसा डूब गया मतलब लॉस हो गया, तो ये तो अपना लॉस मान के बैठे थे, इनका लॉस हो गया और इन्होंने उस साल का वो लॉस मान लिया। लेकिन महीने, 6 महीने, साल बाद जब आलिया भट्ट जी के पास पैसे आए, आलिया भट्ट जी दौड़ती दौड़ती आई इनके पास में और बोलती भैया भैया भैया, आपको याद है मैंने आपसे गोलगप्पे खाए थे उस टाइम पे और मैं आपके पैसे नहीं दे पाई थी, भैया मुझे माफ कर दो, उस टाइम पे मेरे पास पैसे नहीं थे, ये लो अपने 50 रुपए। बच्चों यहां पर ये जो पैसा वापस मिला है, ये कौन सा पैसा वापस मिला है, जो पहले कभी बैड डेट हो चुका था और भैया इसे अपना लॉस मान चुके थे, अब वो पैसा वापस मिल रहा है, तो इसे बोलेंगे बच्चों बैड डेट रिकवर, यानी डूबा हुआ पैसा वापस मिल जाए, इसे बोलते हैं बैड डेट रिकवर। बच्चों बैड डेट रिकवर अब भैया अपनी क्या मानेंगे, इसे अपनी इनकम मानेंगे। बैड डेट रिकवर को भैया अपनी क्या मान लेंगे, इनकम मान लेंगे बच्चों। लेकिन बैड डेट को भैया क्या मानेंगे, जब बैड डेट होगा तो इसको भैया अपना लॉस मानेंगे, ये लॉस होता है। समझ में आया बच्चों। तो बैड डेट क्या होता है, बैड डेट रिकवर क्या होता है, इंसॉल्वेंसी क्या होती है, इंसॉल्वेंट क्या होता है, ये चीज समझ में आ गई। जल्दी से नोट कर लीजिए अपनी अपनी लैंग्वेज में से, जिससे कि आपको याद रहे। इसी एग्जाम्पल के साथ भी आप नोट कर सकते हैं, आलिया भट्ट और ये पानी पूरी वाले एग्जाम्पल के साथ जल्दी से नोट करिए बच्चों। चलिए बच्चों, तो हम लोग बढ़ते हैं अपनी अगली टर्म की तरफ। अगली टर्म क्या है बच्चों, देखिए जरा ध्यान से। अगली टर्म है सर हमारी आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, एडवांस एंड प्रीपेड। बच्चों बहुत अच्छी टर्म्स हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे और बहुत ही ध्यान से समझेंगे, ठीक है जी, बहुत ध्यान से समझेंगे आप सारे बच्चे। बहुत ही प्यारी प्यारी टर्म्स हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, याद रखिएगा, ठीक है। आउटस्टैंडिंग क्या होता है ये समझेंगे हम, एक्रूड क्या होता है ये समझेंगे हम, एडवांस क्या होता है ये समझेंगे हम, इसके साथ साथ प्रीपेड क्या होता है ये समझेंगे हम। तो बच्चों यहां पर 1, 2, 3 एंड 4 टर्म्स कंप्लीट होंगी आपको इस एक केस स्टडी के थ्रू, ठीक है बच्चों। इनको जानते हो आप, ये कौन है, ये हमजा है साहब, है ना, हमजा। धुरंधर से ये कौन है साहब, हमजा। इस बार क्या किया इन्होंने, ये कपड़े की दुकान पे क्या करने लगे बच्चों, एम्प्लॉय बन गए साहब ये, ठीक है। अभी ये कपड़े की दुकान है और इस पे एम्प्लॉय बने हुए हैं। और ये कौन है जी, ये इनकी मालकिन है, इस दुकान की ओनर, जिनका नाम क्या है साहब, दीपिका पादुकोण। समझ में आ गया, ये कौन है, हमजा अली। ओके चलिए, अब हमजा अली क्या है यहां पर साहब, मालिक नहीं है, नौकर हैं, राइट। अब देखो ये ओनर है, ये मालिक है और ये नौकर है। ये इनको बच्चों मंथली, हर महीने का इनको जो पे करती हैं वो पे करती हैं 10,000 रुपीज पर मंथ, ठीक है। कितने रुपए पे करती हैं, 10,000 रुपीज पर मंथ ये पे करती हैं, किसको, हमजा अली को। तो हमजा की जो सैलरी है ये कितनी है, हर एक महीने की 10,000। समझ में आया बच्चों। अब ध्यान से सुनना जरा मेरी बात। हम जो रिकॉर्डिंग करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, हम बच्चों रिकॉर्डिंग करते हैं पीरियोडिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, राइट, और एक्रूड कॉन्सेप्ट को हम फॉलो करते हैं। यानी जिस टाइम की रिकॉर्डिंग होती है उसी टाइम हमें वो रिकॉर्ड करना होता है। एक्रूड कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, एक्रूड कॉन्सेप्ट बोलता है कि जिस टाइम का जो खर्चा है उसे उसी टाइम रिकॉर्ड करो, राइट। ये कौन सा कॉन्सेप्ट बोलता है हमारा, एक्रूड कॉन्सेप्ट। ओके, ये भी हम समझेंगे अभी थोड़ी देर बाद, एक्रूड कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो देखो बच्चों यहां पर पॉइंट ये है कि ये जो हमजा अली हैं, ये जो काम कर रहे हैं, ये मंथ है साहब, ये मंथ कौन सा है, ये मंथ है साहब मार्च का, ठीक है। ये कौन सा मंथ है, मार्च का। और ये मार्च है साहब 2024 से 25 ईयर में, ठीक है। यानी मार्च कौन सी है, 25 की मार्च है, 2025 की मार्च की बात है। तो इन्होंने 2025 की मार्च में यहां साड़ी की दुकान पे काम किया 1 महीने पूरे, ठीक है। अब भैया जब इन्होंने 1 महीने काम किया तो इसके बाद इनकी सैलरी बनती है, लेकिन सैलरी इन्होंने, दीपिका जी ने, इस महीने मार्च के महीने की कब पे की, अप्रैल के महीने में पे की। अप्रैल के महीने में कब पे की, 10 अप्रैल को, 10th ऑफ अप्रैल, ठीक है जी, 10 अप्रैल को पे की इन्होंने।
10 अप्रैल। अब मुझे बताओ कि मार्च के महीने की सैलरी थी, अप्रैल के महीने में ये पे कर रही हैं, ठीक है। इन दोनों में से ये सैलरी खर्चा किसका है और इनकम किसकी है, जल्दी से बताओ कमेंट करके। सैलरी खर्चा दीपिका जी की है या खर्चा रणवीर जी की है, सॉरी हमजा जी की है? आपको ये मुझे कमेंट करके बताना है जल्दी से। सर सैलरी जो खर्चा है वो दीपिका जी का है, ओनर का है, लेकिन इनकम किसकी है? हमजा की है। यस या नो? तो बच्चों यहां पर आप अब ये और बता दो मुझे कि ये जो खर्चा है 10,000 रुपए का, ये मार्च के महीने का है ओनर का या ये अप्रैल के महीने का है? जबकि ये पे कब कर रही हैं? ये पे कर रही हैं अप्रैल के महीने में, लेकिन सैलरी कौन से महीने की है? मार्च के महीने की है। समझ में आया? तो पे ये अप्रैल में कर रही हैं, तो ये खर्चा अप्रैल के महीने का माना जाएगा या मार्च के महीने का माना जाएगा? जल्दी से बताओ। जब हम इसे ईयर का, हम देखो यहां ईयर खत्म हो रही है मार्च में, तो हम इसे 2024-25 का खर्चा मानेंगे या यहां से अगला ईयर स्टार्ट हो जाएगा 25-26, इसको हम 25-26 का खर्चा मानेंगे? जल्दी से कमेंट करके बताओ। सर एक्रूड कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जिस टाइम खर्चा हुआ है वो उसी टाइम का खर्चा है। तो ये खर्चा मार्च में हुआ है इनका, मार्च में इन्होंने इनकी दुकान पे काम किया है, तो ये खर्चा कब का होगा बच्चों? मार्च का होगा। लेकिन पे क्या यहां हो गया? नहीं हुआ। तो ये जब पे ही नहीं हुआ तो खर्चे को किस नाम से दिखाएंगे? तो बच्चों इनके लिए, दीपिका जी के लिए, ये खर्चा बोला जाएगा आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी किसके लिए बोला जाएगा बच्चों? दीपिका जी के लिए। आउटस्टैंडिंग सैलरी किस महीने में? मार्च के महीने में बोला जाएगा। तो मार्च के महीने में ये सैलरी इनके लिए क्या है? आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? अभी पेबल है, पे नहीं हुई। यानी कि मार्च के महीने में इन्होंने काम तो कर दिया है लेकिन दीपिका जी ने पेमेंट नहीं किया। अब बताओ अगर ये हमजा जी मार्च के महीने को छोड़ के चले जाएं, फिर दुकान पैसे न काम करें, अप्रैल में ये काम नहीं कर रहे, तो क्या दीपिका जी इनको पेमेंट करेंगी या नहीं करेंगी? बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि मार्च के महीने में तो इन्होंने काम किया है, भले इन्होंने अभी तक सैलरी नहीं पे की, फिर भी इनको पे करना पड़ेगा। समझ में आया बच्चों? तो इसीलिए इसको हम क्या मानते हैं? आउटस्टैंडिंग सैलरी किसके अंदर आती है बताओ? जो चीज अभी पे नहीं की, बाद में पे करेंगे। तो पहले लेक्चर में मैंने समझाया था, बताओ जो चीज हमें पे करनी है, हमारे ऑब्लिगेशन, हमारी चिंता जो सर पे मढ़ रही है दीपिका जी के पे, वो क्या मानी जाएगी? लायबिलिटी। तो बच्चों आउटस्टैंडिंग सैलरी किसका पार्ट होता है? लायबिलिटी का पार्ट होता है। समझ में आया? तो दीपिका जी के लिए क्या हो गई बच्चों? आउटस्टैंडिंग सैलरी मानी जाएगी और इसे क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। बच्चों ये तो सैलरी है, राइट? ये तो सैलरी है, तो ये क्या होगी? आउटस्टैंडिंग सैलरी। इसके अलावा जो भी खर्चा होगा जिस टाइम का हो गया और पे नहीं किया, तो वो क्या मान लिया जाएगा? आउटस्टैंडिंग। जैसे मान लो मैं आप लोगों को अभी पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और मैंने आप लोगों को इस महीने पढ़ा दिया। कौन से महीने? मार्च के महीने। और अभी तक आप में से 2-3 लोगों ने मेरी फीस नहीं दी, तो बताओ वो मेरी इनकम कौन से महीने की मानी जाएगी? मार्च के महीने की। लेकिन आप लोगों की एक्सपेंस कब के महीने की मानी जाएगी? सर मार्च के महीने की। लेकिन पे कब की आप लोगों ने? अप्रैल के महीने में। तो क्या हुआ? हमने पढ़ा तो कब है? मार्च के महीने में पढ़ा है। तो बच्चों यहां पे आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस बोली जाएगी आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए क्या बोला जाएगा? इसे आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस। समझ में आया? तो बेटा खर्चा कोई भी हो, बस आउटस्टैंडिंग के आगे लग जाएगा अगर उसी टाइम पे नहीं हो रहा है तो, सिंपल वर्ड्स में। ठीक है जी? चलो बच्चों इनके लिए तो ये खर्चा था तो आउटस्टैंडिंग बोल दिया गया। लेकिन ये वो इंसान है जिसको ये पैसा मिलना था। ये कौन इंसान है? जिसको ये पैसा मिलना था। ठीक है, अब बच्चों बताओ कि अगर इसको ये पैसा मिलना था और अभी नहीं मिला है, देखो इनको तो पे करना था, इन्होंने नहीं पे किया, तो क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग बोलेंगे। लेकिन इनको मिलना था लेकिन अभी नहीं मिला है, तो इनके लिए क्या बोलेंगे? तो इनके लिए बोलेंगे साहब एक्रूड। इनके लिए क्या बोलेंगे? एक्रूड। एक्रूड सैलरी। सेकंड ये जो लिखा हुआ है एक्रूड सैलरी, राइट? तो एक इंसान के लिए अगर आउटस्टैंडिंग बनता है तो दूसरे इंसान के लिए वही क्या बन जाता है? एक्रूड बन जाता है। एक्रूड मतलब वो इनकम जो मार्च के महीने में बन तो गई लेकिन इनको मिली नहीं है। मिलेगी कब? बाद में मिलेगी, लेकिन बन गई है, ले सकते हैं। समझ में आया? अब बताओ इन्हें तो ये पे करनी है तो लायबिलिटी हो गई, इसे ये ले सकते हैं तो इनके लिए क्या बनेगा? ये जल्दी से कमेंट करके बताओ। सर असेट्स बनेगा। ये क्या बनेगा बच्चों? इनके लिए एसेट्स बनेगा। ये यस या नो? चलिए
तो एक्रूड सैलरी क्या होती है और आउटस्टैंडिंग क्या होता है, यानी आउटस्टैंडिंग और एक्रूड, ये दो वर्ड क्लियर हो गए आपको। पहला वर्ड हमारा आउटस्टैंडिंग था, दूसरा वर्ड हमारा एक्रूड था। तो एक इंसान के लिए एक्रूड होगा और एक इंसान के लिए वही चीज आउटस्टैंडिंग होगी। जिसे पे करना है उसने नहीं पे किया उसी टाइम तो वो क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग। जिसको रिसीव करना है उसको नहीं मिला उसी टाइम तो वो क्या हो गया, सब वो हो गया एक्रूड। इट इज क्लियर, जल्दी से नोट करो इतने पे। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब हम यहां बात करेंगे, दो पॉइंट और हमारे रह गए। कौन से पॉइंट रह गए बच्चों, हमारे दो पॉइंट रह गए साहब यहां पर। कौन से, जल्दी से बोलो। दो पॉइंट रह गए हमारे, एडवांस एंड प्रीपेड। दो पॉइंट और रह गए हमारे, इनको भी बात करते हैं। ठीक है जी, सुनो ध्यान से। अभी हमने मंथ बना रहा हूं मैं अगेन फिर से। तो बच्चों यहां देखो, ये मैंने फिर से वही 2 महीने बना दिए। ठीक है, ये हो गया मार्च का महीना और ये हो गया अप्रैल का महीना। ठीक है, जब मार्च के महीने में रणवीर जी काम कर रहे थे, ठीक है जी, मार्च के महीने में जब रणवीर जी काम कर रहे थे, मार्च के महीने में, ये मार्च है और ये अप्रैल है, तो क्या हुआ, इनकी कितनी सैलरी थी अभी याद है ना आपको, इनको सैलरी कितनी मिलती थी? सर याद तो है, 10,000 रुपए पर मंथ। वेरी गुड। तो हमजा जी को 10,000 रुपए पर मंथ पे करेंगी दीपिका जी। लेकिन हमजा जी क्या बोलते हैं, हमजा जी बोलते हैं कि मेरे को ना बहुत जरूरत है पैसे की, मेरी माँ बीमार है, मेरे को इस मंथ आप पैसा ज्यादा दे दो। समझ में आया? ये बोल रहे हैं कि अप्रैल के महीने की सैलरी भी आप मुझे इसी महीने दे दो। समझ में आया? ये कौन बोल रहे हैं? हमजा बोल रहे हैं दीपिका जी से। तो देखो इन्होंने क्या किया कि मार्च के महीने की जो सैलरी थी ये कब दे रहे थे, ये दे रही थी अप्रैल में। तो बेटा यहां पर इन्होंने क्या किया कि मार्च में ही इन्होंने 20,000 रुपए ले लिए, मार्च के महीने की भी सैलरी ले ली और इसके अंदर इन्होंने अप्रैल के महीने की भी सैलरी ले ली। यस या नो? तो आप मुझे बताओ कि 10,000 तो इस महीने की सैलरी थी ही, 10,000 इन्होंने कौन से महीने की सैलरी ली है? इन्होंने ली है अप्रैल की। तो बेटा क्या ये अब मार्च के महीने में छोड़ के जा सकते हैं? नो सर, अप्रैल में काम करना पड़ेगा, नहीं कान पकड़ के खींच के ले आएगी दीपिका। यस या नो? तो सुनो ध्यान से, ये जो दीपिका जी ने 10,000 रुपए इनको दिए हैं एडवांस, इसे क्या बोलेंगे? इस 10,000 रुपए को बोलेंगे एडवांस पेड। बेटे ये एडवांस पे किए गए हैं। तो जो एडवांस पे किए गए हैं यानी टाइम से पहले पे कर देना किसी को, उसे बोलते हैं एडवांस। अभी आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं, आपने क्या किया, मेरे को इस महीने अप्रैल की फीस के साथ साथ मेरे को तुम लोगों ने अप्रैल के बाद क्या आता है, मई का भी फीस दे दिया। समझ में आया? तो आप ही बताओ कि अप्रैल की फीस तो देनी ही थी आपको, तो वो तो आपकी नॉर्मल रहेगी, लेकिन आपने जो मई की फीस भी मेरे को दी उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे एडवांस। समझ में आया बच्चों? उसे क्या बोलेंगे हम? एडवांस बोलेंगे। आपने मेरे को एडवांस दे दिया। तो बच्चों अगर आपने मेरे को एडवांस दिया है, क्या कल मैं आपसे ये बोल सकता हूं नहीं कल से मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा? नहीं, आप पढ़ोगे, मेरे से क्या बोलोगे, नहीं पढ़ा रहे हो ना सर, हमारा पैसा वापस करो। तो एक तरीके से अगर हम किसी को एडवांस पे करते हैं तो हमारे लिए क्या बन जाता है बच्चों? एसेट्स। और मेरे ऊपर क्या मढ़ाएगी, फिर चिंता मढ़ाएगी कि मुझे आपको पढ़ाना पड़ेगा, तो मेरे लिए एडवांस रिसीव्ड है, तो मेरे लिए क्या बन जाएगी बेटे? लायबिलिटी बन जाएगी। तो इसी तरीके से यहां पर रणवीर जी के लिए जो 10,000 रुपए एडवांस ले रहे हैं, 10,000 रुपए ये क्या बन जाएंगे? लायबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, ओके बच्चों, ये क्या बन जाएगी? लायबिलिटी बन जाएगी। सुनिए और चीज अच्छे से अभी। अब बच्चों देखो, ये हो गया एडवांस पेड और इनके लिए क्या बोला जाएगा? एडवांस रिसीव। तो जो एडवांस रिसीव करता है उसके लिए लायबिलिटी बन जाती है, जो एडवांस पे करता है उसके लिए वो क्या बन जाती है? बोलो। जो एडवांस पे करता है उसके लिए क्या बन जाती है? वो एसेट्स बन जाती है। समझ में आ गया? अब सुनो एक चीज और बेटा, एडवांस पे करना इसी को हम प्रीपेड बोलते हैं। इसका ही दूसरा नाम क्या है एडवांस पे करने का? इसी का दूसरा नाम है प्रीपेड। यानी कि आपने अगर मेरे को पहले पे कर दिया और उसके बाद पढ़ रहे हो, मतलब प्रीपेड सर्विस ले रहे हो पहले पढ़ने के बाद। इलेक्ट्रिसिटी पहले हम बिल पे कर दिया और उसके बाद वो हमें यूज करने के लिए मिलेगी, क्या बोलते हैं? प्रीपेड। आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हो, आपके अगर मोबाइल फोन में बैलेंस नहीं होगा, रिचार्ज नहीं कराओगे तो आप यूज नहीं कर पाओगे सिम को, राइट? तो उस सिम कार्ड में पहले क्या करना पड़ेगा? रिचार्ज कराना पड़ेगा 2-3 महीने का जो भी आप लेते हो, उसके बाद फिर आप यूज कर पाते हो। इसे भी हम क्या बोलते हैं? प्रीपेड। इसे क्या बोलते हैं? प्रीपेड।
समझ में आ गया बच्चों? तो प्रीपेड का मतलब पहले पेमेंट कर देना, उसके बाद सर्विस लेना। तो अगर हम किसी को प्री पे कर रहे हैं तो उसके पास हमारा एसेट्स है, और हम यानी कि हमारे लिए वो एसेट्स हो गया और उसके लिए लायबिलिटी हो गई। तो यहां पर इन्होंने प्रीपेड पे किया है इनको, और इन्होंने क्या किया, एडवांस रिसीव किया है, तो इनके लिए लायबिलिटी हो गई और इनके लिए क्या हो गया बच्चों, एसेट्स हो गया। तो देखो एडवांस समझ में आ गया और प्रीपेड समझ में आ गया। तो बेटा एडवांस में दो चीजें आ जाती है, एडवांस रिसीव भी हो सकता है और एडवांस पेड भी हो सकता है। अगर एडवांस रिसीव हुआ है तो लायबिलिटी, और अगर एडवांस पे किया है हमने तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, प्रीपेड बोल देते हैं। तो एडवांस पेड का दूसरा नाम क्या है, सब प्रीपेड है। समझ में आ गया? याद रहेगी ये चीज, आपको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टर्म्स की तरफ। अगला टर्म है बच्चों ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल। ये क्या होता है, ठीक है? अगेन मैं उसी एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं फिर से कि अब यहां पे हमजा जो हैं ये कहां आ गए हैं बेटा, इन्होंने क्या किया है, अब इन्होंने ये पार्ट 2 आ गई, धुरंधर पार्ट 2 आ गई। तो इसमें हमजा कौन है, इसमें इन्होंने गोलगप्पे की अपनी दुकान खोल रखी है, ठीक है बच्चों? इनकी अपनी क्या है बच्चों, गोलगप्पे की दुकान है। और यहां पर गोलगप्पे खाने के लिए कौन आई है, ध्यान से देख लीजिए, दीपिका जी हैं, ठीक है? यहां पर आप फोकस करेंगे दीपिका जी पर और हमजा जी पर, ठीक है? ये दोनों पर आप लोग फोकस करेंगे। सर क्या बोल रहे हैं, हम तो दीपिका जी पे पहले से फोकस कर रहे हैं। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है? चलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। यहां पर ये जो पानी पूरी है, पानी पूरी जो यहां पर हमजा जी बेच रहे हैं दीपिका जी को, ठीक है? इन्होंने इनको मान लेते हैं कि इन्होंने इनको 100 रुपए की पानी पूरी खिला दी, ठीक है? कितने रुपए की पानी पूरी खिला दी बच्चों, 100 रुपए की। तो 100 रुपीज की पानी पूरी किसने खा ली, दीपिका जी ने खा ली, ₹100। अब आगे की बात सुनो ध्यान से। इन्होंने कहा कि पेमेंट दे दो, पैसे दे दो। दीपिका जी बोलती हैं कि कोई बात नहीं, आज तो मेरे पास नहीं है, 2, 3, 4 दिन बाद मैं पे कर दूंगी। समझ में आया? तो बच्चों यहां पर दीपिका जी कौन बन गई, रणवीर जी हमजा जी के लिए डेटर। दीपिका जी कौन बन गई, डेटर हो गई, और हमजा इनके लिए कौन बन गए, सब क्रेडिटर। हमजा जी कौन हो गए, क्रेडिटर हो गए। समझ में आया? तो बच्चों डेटर कौन है, जिससे पैसे लेंगे, राइट, रिसीव होगा जिससे पैसा, और क्रेडिटर कौन है, जिसको ये पैसे पे करेंगे, यानी पे होगा, पैसा होगा, रिसीव होगा, इसको बोलते हैं रिसीवेबल। पे होगा, इसको बोलते हैं पेबल। समझ में आया? और बिजनेस के लिए तो उसी का नाम क्या हो गया, ट्रेड पेबल एंड ट्रेड रिसीवेबल। समझ में आया? तो यहां पर रणवीर जी के लिए दीपिका जी कौन बन गई, ट्रेड रिसीवेबल, और दीपिका जी के लिए रणवीर कौन बन गए, ट्रेड पेबल, क्योंकि दीपिका जी को पे करना है। तो बच्चों ट्रेड रिसीवेबल के अंदर क्या आता है, डेटर। इसमें क्या आता है, डेटर। और क्या आता है, बिल्स रिसीवेबल, BR। ये क्या होता है बच्चों, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? और ट्रेड पेबल के अंदर क्या आता है, ट्रेड पेबल के अंदर आता है क्रेडिटर प्लस BP, बिल्स पेबल। ठीक है जी। सर ये BRBP ये नहीं समझ में आया, ये क्या है बच्चों? ये होता है, मैं बता देता हूं आपको, कि मान लो रणवीर जी ने थोड़ी देर पहले मैंने बैड डेट वाला जो पॉइंट बताया था, ये इनको पता है। इनको डर क्या है, इनको डर ये है, किसको, रणवीर जी को, किसके रोल में है, अभी हमजा के रोल में है। मतलब इनको पता क्या है कि अगर दीपिका जी मेरे 100 रुपए लेके भाग गई तो मेरा पैसा डूब जाएगा। समझ में आया? इसलिए ये उधार नहीं देना चाहते। अब क्या होता है, जब ये उधार नहीं देना चाहते तो दीपिका जी के पास पैसे नहीं है, राइट? तो बच्चों जब इनके पास पैसे नहीं है, इनके पास पैसे नहीं है, तो यहां पर क्या सेल परचेज हो पाएगी? अब नहीं हो पाएगी। समझ में आया? लेकिन वहां पे कौन खड़ा हुआ था? आपके सर खड़े हुए थे, वहां पे GD सर खड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि देखो हमजा जी आप टेंशन मत लो, मैं आपको एक सॉल्यूशन देता हूं। सॉल्यूशन क्या देता हूं? कि ये सॉल्यूशन है कि एक आप पेपर लो, ठीक है, इस पेपर पे ये लिखो कि मैं दीपिका मैं दीपिका प्रॉमिस टू पे ₹100 आफ्टर 3 days या 1 month, जो भी टाइम है, 2 month, जो भी ये टाइम बताएं, इनसे पूछ के ये हमजा आप लिख दो,
ठीक है। और लिखने के बाद दीपिका जी से क्या करा लो, इस पे साइन करा लो। दीपिका जी से इन्होंने लिखा और इन्होंने दीपिका जी से साइन भी करा लिया। समझ में आया बच्चों? ये जो पेपर था, इस पेपर पे ऊपर क्या लगा हुआ था, गांधी जी भी लगे हुए थे। तो ये पेपर नॉर्मल नहीं था, स्टैम्प पेपर पर लिखवाया इन्होंने, ठीक है। यानी ये स्टैम्प पेपर पर लिखवा दिया इन्होंने। तो बच्चों जैसे ही ये बना, इसे बोलते हैं हम प्रॉमिसरी नोट। आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको ये चीज, ठीक है। तो इसी को अब देखो, यहां पर ये डेटर और क्रेडिटर वाला रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। तो जब डेटर को क्या दिया जाता है, BR साइन करने के लिए दिया जाता है, तो डेटर और क्रेडिटर का रिलेशनशिप खत्म हो जाता है और इस डॉक्यूमेंट को बोला जाता है BR। किसके लिए? BR किसके लिए होगा? हमजा जी के लिए, क्योंकि बिल से इनको पैसा रिसीव होगा। इस बिल को दिखा के ये 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, 10 दिन बाद दीपिका जी से 100 रुपए ले सकते हैं। बच्चों ये बिल लीगल पेपर होता है, लीगल इंस्ट्रूमेंट होता है। दीपिका जी अगर पेमेंट नहीं करेंगी तो मिस्टर हमजा क्या करेंगे, केस कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं दीपिका जी पर। समझ में आया? तो इसी पेपर को बिल, इस बिल से हमजा जी को रिसीव होगा, तो इसलिए इनके लिए क्या बन जाएगा, बिल्स रिसीवेबल BR। और दीपिका जी इसके बिल के देख के पे करेंगी किसको, हमजा जी को, तो इनके लिए क्या बन जाएगा, बिल्स पेबल। समझ में आया? तो बच्चों डेटर को खत्म करके ये अपने लिए क्या बना देगा, इनके लिए दीपिका जी पहले कौन थी, डेटर, लेकिन जैसे बिल लिखा तो क्या बन गया, बिल्स रिसीवेबल। डेटर खत्म होता है BR बनता है, और क्रेडिटर खत्म होता है तो BP बनता है। समझ में आया आपको? तो इसीलिए देखो, ट्रेड क्रेडिटर के अंदर क्या आ रखा है, पेबल के अंदर क्रेडिटर और BP। या तो क्रेडिटर होगा और क्रेडिटर नहीं होगा तो क्रेडिटर खत्म होगा, क्या बन जाएगा, BP बन जाएगा। तो बच्चों ये क्रेडिटर की ही अपग्रेड फॉर्म है, यानी क्रेडिटर जब खत्म होता है तो वो BP की फॉर्म ले लेता है, इधर जब डेटर खत्म होता है तो BR की फॉर्म ले लेता है। समझ में आया? इस बिल के थ्रू। और इसको डिस्कस करेंगे, इस पर डिटेल में पढ़ेंगे जब मैं आपको प्रॉमिसरी नोट पढ़ाऊंगा। कब पढ़ेंगे हम, ये बिल्स वाले, वाउचर वाले चैप्टर में। ओके बच्चों, तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा, जल्दी से नोट करिए। चलिए अब हम अगली टर्म की तरफ मूव करते हैं बच्चों। अपनी अगली टर्म है हमारी डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, ये कौन है, सारा अली खान है, और ये कौन है, ये है साहब आयुष्मान खुराना। समझ में आया? तो बच्चों यहां पर ये अभी आपने देखा है ना, पति पत्नी और 2, ठीक है, ये वही सारा अली खान है। वहां से इन्होंने क्या किया, इनको एक लैम्बोर्गिनी कार गिफ्ट कर दी, ठीक है। बच्चों ये जो कार गिफ्ट की है इन्होंने, तो बच्चों ये कार जानते हो कितने रुपए की गिफ्ट की इन्होंने, ये कार गिफ्ट की इन्होंने 4.5 CR, 4.5 करोड़ रुपए की कार इन्होंने गिफ्ट कर दी। किसको, सारा अली खान को। बच्चों ये कार गिफ्ट की है, मान लो इन्होंने 2026 में, ठीक है जी, अभी इन्होंने गिफ्ट की है 2026 में। आप बताओ कि ये कार 2027 में या 28 में क्या सेम प्राइस की रहेगी? क्या यहां पे भी 4.5 करोड़ की रहेगी या यहां भी 4.5 करोड़ की रहेगी? नहीं नहीं सर, कैसी बात कर रहे हो, ये तो दुकान से निकलते ही इसकी वैल्यू कम हो जाएगी सर। यस बच्चों, यस। तो इसी को तो हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं बच्चों। जो असेट्स है, कार क्या है, असेट्स। असेट्स की वैल्यू में यूज करने की वजह से या टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से, राइट, वैल्यू में जो गिरावट आती है, जो कमी आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। तो बच्चों इसे हम क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन। मान लो 4.5 करोड़ रुपए की थी, कब ये बच्चों, 2026 में, और 2027 में हो गई बेटे 4 करोड़ रुपीस की, 4 CR। तो बताओ 50 लाख रुपए की ये कम हो गई, तो इस पे जो 50 लाख रुपए की जो गिरावट हुई 50 लाख रुपीस की, यही क्या बोला जाएगा, डेप्रिसिएशन। बच्चों ये आप सब लोग अपने अपने मोबाइल फोन को लेके अज्यूम करो, जो मोबाइल फोन आप अभी यूज कर रहे हो उसकी कीमत जब आपने खरीदा था जब कितनी थी, और आज क्या इतनी होगी? नहीं सर इतनी नहीं होगी, तो कितनी होगी? जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपका मोबाइल फोन जब आपने खरीदा था तो कितने का खरीदा था, और आज आपकी इस कीमत कितनी मान रहे हो, और जो कीमत में कमी हुई वो कितनी हुई? क्या वही डेप्रिसिएशन होगा या नहीं? जल्दी से कमेंट
कमेंट करके मुझे बताओ कि मोबाइल की कीमत में जितनी कमी हुई है सर वही तो डेप्रिसिएशन होगा। जल्दी से कितनी कितनी कमी हुई है आप सब बच्चों के मोबाइल फोन में मुझे बताओ जल्दी से, जब से खरीदा है जब से कितनी कितनी डेप्रिसिएशन हुई है। आप सबके इंडिविजुअली अलग अलग से जल्दी से मुझे कमेंट आने लगी हैं बच्चों की। वेरी गुड, जल्दी जल्दी बताइए कितनी कितनी, मैं वेट कर रहा हूं, मैं सब बच्चों की कमेंट देखने वाला हूं। ओके बच्चों जल्दी से बताइए। ओके वेरी गुड, चलिए तो बच्चों इसी को तो डेप्रिसिएशन बोलते हैं, इसी को डेप्रिसिएशन बोलते हैं, राइट। मैंने जब वॉच मैंने खरीदी तो उस टाइम पे इसकी कॉस्ट कितनी थी 5000 रुपीज, लेकिन आज इसकी कॉस्ट क्या 5000 में आप में से कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। तो बच्चों आज इसकी कॉस्ट मान लो हो गई कितनी 3000, तो 2000 रुपए की क्या हो गई डेप्रिसिएशन। किसकी वजह से? यूज करने की वजह से। तो इसी को तो हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं बच्चों। किस में लगती है? फिक्स असेट्स, फिक्स असेट्स, फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स की वैल्यू में जो गिरावट आती है उसी को हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। इट इज क्लियर बच्चों, यहां तक समझ में आ गया? वेरी गुड बच्चों, टर्म्स चैप्टर की टर्म्स लगभग सारी कंप्लीट हो गई हैं। एक दो टर्म्स और आएगी तो मैं आगे के लेक्चर में उसको कंप्लीट करता हुआ जाऊंगा बच्चों। अगला लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हम पढ़ेंगे 2 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ओके बच्चों, इसको डिटेल में समझने के लिए आप नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये अभी तक जिन बच्चों ने नहीं देखा है उनको शेयर कर दो, और बच्चों का लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।